हेलो 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 प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास इस समय प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन से सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित भी हूँ। प्यारे बच्चों, फटाफट से क्लास में जुड़ना है और आज हम पुरस्कार टॉपिक को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। उसको सबसे पहले खत्म कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक पर आपको लेकर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो जरा फटाफट से 1 मिनट देख लेते हैं कौन कौन इस समय बच्चा क्लास में लाइव आ चुका है। जी भाई, बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे इस समय क्लास में लाइव आ चुके हैं। शंकर कुमार जी, सनी जी, दीपांशु शर्मा जी, हरिश्चंद्र जी, राजकुमार जी, प्रदीप मौर्य जी, वीर बहादुर राजभर जी, समीर अंसारी जी, ज्योति सिंह जी, आदर्श कुमार सिंह जी, शिवम गुप्ता जी, खुशबू कुमारी जी, गौरव विश्वकर्मा जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो बच्चे अभी तक क्लास में लाइव नहीं आए, उन सबसे अनुरोध भी है कि वो फटाफट से लाइव। ठीक है जी, कल हमने चर्चा कर ली थी कि आखिरकार क्यों, या हमने चर्चा की थी कि आखिरकार कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न पुरस्कार पर कल हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का कौन सा है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का कौन सा है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का कौन सा है। पहले 4 नागरिक सम्मानों में पहला नागरिक सम्मान देख चुके हैं, अन्य 3 नागरिक सम्मान हमें पता करनी है और अन्य 3 नागरिक सम्मानों की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या रहने वाला है? टॉपिक का नाम रहेगा पुरस्कार। पुरस्कार टॉपिक का नाम रहने वाला है। अवार्ड्स, अवार्ड्स टॉपिक का जो नाम है वो रहने वाला है। पुरस्कारों की चर्चा अगर हम करें आपके साथ मेरे प्यारे बच्चा, तो यहाँ पर देखिए, पद्म पुरस्कार जो होते हैं वो मेरे बच्चा भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर आता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान के मामले में। पद्म पुरस्कारों की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूं मेरे भाई। पद्म पुरस्कार भी 3 प्रकार के होते हैं और वो 3 प्रकार के पुरस्कार कौन से हैं? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। क्या लिखा हुआ है? पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च एवं विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें से किसी भी क्षेत्र में अगर आपका विशिष्ट योगदान है मेरे प्यारे बच्चा, तो आपको पद्म पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है जी? पद्म पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री 3 श्रेणियों में दिया जाता है। दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण है देश का, और देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री है। ये कौन से नंबर पे आता है? दूसरा। ये कौन सा? तीसरा। ये कौन सा है? चौथे नंबर पे आता है। विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आए तो आप सीरियल से राइट आंसर लगा देना। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अतुल कुमार जी कह रहे हैं कि मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया आपने? अरे भाई, जिसका नाम सामने पड़ेगा उसी का नाम तो लिया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कल क्लास होगी सैटरडे को। कल क्लास नहीं होगी मेरे बच्चा, मेरी क्लास जो है कल नहीं होगी, कल आयोजित मेरे बच्चा नहीं होगी मेरी। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अब मेरे बेटा हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए आपके साथ चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। जैसे पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण की चर्चा करें तो ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है भाई? बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान है।
ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी और 1954 में अलंकृत प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे। यानी कि वो पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला, उनमें एक व्यक्ति थे सत्येंद्र नाथ बोस तथा कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। जैसे पहली बार भारत रत्न इकट्ठे 3 लोगों को मिला था, ऐसे ही पद्म विभूषण भी किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, कुछ व्यक्तियों को मिला, जिनमें से एक थे सत्येंद्र नाथ। एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे बच्चा पद्म विभूषण अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी? वो भी 2 जनवरी 1954 को ही स्टार्ट किया गया, प्रारंभ किया गया था। और भारत रत्न की शुरुआत भी 2 जनवरी 1954 को ही हुई थी, ये भी विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है जी। संडे को क्लास होगी बेटा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चलेंगी ज्यादातर। वैसे सैटरडे को भी जरूरी नहीं कि हर क्लास ऑफ रहे, मैं अपनी क्लास की कह रहा हूँ, मेरी क्लास कल ऑफ रहेगी, है ना। हर सैटरडे को ऑफ रहेगी ये भी नहीं कह सकता, वो समय बताएगा अगले सैटरडे को क्लास होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस सैटरडे को क्लास नहीं होगी और आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो सीधे मंडे को होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगला जो पुरस्कार है वो है पद्म भूषण पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला यह तीसरा उच्च नागरिक सम्मान है। क्या है जी? तीसरा उच्च नागरिक सम्मान, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और इसकी स्थापना भी कब हो गई थी? कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। मेरे बच्चा कब इसकी स्थापना हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देश का है मेरे। देखिए, पुरस्कारों से 2 प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक तो उनका क्षेत्र, वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किस व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। और दूसरा मेरे भाई, दूसरा जो क्वेश्चन है वो बनता है कि वर्ष 2025 में पुरस्कार किसे मिला, यानी कि जो करंट अफेयर्स है उससे कोरिलेट करके क्वेश्चन आता है। वर्ष 2025 में किसे मिला, वर्ष 2026 में किसे मिला, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपसे। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। पद्म श्री पुरस्कार मैंने आपको बताया चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लिखा हुआ है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्या है? चौथा उच्च नागरिक सम्मान है और इसकी घोषणा 26 जनवरी को की जाती है। बताओ जी, इसकी घोषणा कब की गई? 26 जनवरी को की जाती है प्रतिवर्ष। इसकी स्थापना भी कब की गई थी? इसकी स्थापना भी मेरे बच्चा 2 जनवरी 1954 को ही की गई। यानी कि ये पहले 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है उनकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को ही मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चा, की गई थी। है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि पद्मश्री भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, उद्योग, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दोगे तो आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण, भारत रत्न इत्यादि भी प्राप्त हो सकते। ठीक है जी। ये मेरे बच्चा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गए। अब बात आ गई भाई, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? एक क्वेश्चन आता है कि बताइए, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर होता है बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार। एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो मलयालम भाषा के कवि थे जी शंकर कुरूप, उनको मिला था। एक क्वेश्चन आता है, पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महिला कौन है? तो आंसर होगा आशा पूर्णा देवी। क्या आंसर होगा जी? आशा पूर्णा देवी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। तो 3 प्रश्न बनते हैं यहां से ज्ञानपीठ पुरस्कार से मेरे। ठीक है, कितने प्रश्न? 3 प्रश्न मेरे बच्चा यहां से बनते हैं। देखिए, लिखा हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उन भारतीय लेखकों, ध्यान रखना, ओनली इंडियन सिटीजन्स को यह पुरस्कार दिया जाता है। ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को यह सम्मान प्रदान किया जाता है।
को दिया जाता है जिन्होंने साहित्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है। क्या दिया? साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, उनको मेरे प्यारे साथी ये पुरस्कार जो है, ये सम्मान जो है वो प्रदान किया जाता है, वो दिया जाता है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, मैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा हूं। अब इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो कहने का मतलब ये केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, विदेशी नागरिकों को भले ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो नहीं मिलेगा। मेरे बच्चा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। किस भाषा से संबंधित थे? मलयालम भाषा से संबंधित। इन्हें कब एक पुरस्कार मिला? 1965 में मिला है। और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो आशापूर्णा देवी है। कब मिला? 1976 में मिला। किस भाषा से संबंधित थी? तो बंगाली भाषा से ये संबंधित। ये भी पूछी जा सकती है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला? कि आशापूर्णा देवी को। फिर के कब मिला? कि 1976 में मिला। और किस भाषा के लिए मिला? तो मेरे बच्चा, बंगाली भाषा के लिए। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा मेरे भाई। चलो, ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद अब हम सीधे सीधे आपको लेकर चलेंगे सारांश पर। किस पर लेकर चलेंगे बेटा? सारांश पर। और मेरे प्यारे साथी, सारांश क्या है? कंक्लूजन, सारांश। सारांश है मेरे बच्चे कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? चिकित्सा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति के क्षेत्र में भैया भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। यानी विभिन्न पुरस्कारों के क्षेत्र में बताने जा रहा हूं। यो सबसे महत्वपूर्ण है भाई। यो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। यो समझ में आ रहा है? यो सबसे महत्वपूर्ण है। तुम यकीन करना, सबसे महत्वपूर्ण है यो। नोबेल पुरस्कार मेरे बच्चा साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। बोलो जी, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म जगत के क्षेत्र में। बोलो, समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई साहित्य के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। अच्छा, कलिंग से एक और सवाल आ सकता है कि किस संगठन के संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो मेरे बच्चे, एक संगठन, एक संस्था है यूनेस्को, जिसका मुख्यालय है पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया। बोलो जी बच्चे, किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में बच्चा ये प्रदान किया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, जनसेवा, समाज सेवा, इस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, आप सभी लोग जानते हैं। सरस्वती सम्मान की बात करें तो यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और किन को दिया जाता है? जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लिखित हैं, उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वालों को यह पुरस्कार, सरस्वती सम्मान जो है वो दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। व्यास सम्मान किसको दिया जाता है? तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जिसने काम किया है उसे व्यास सम्मान दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले को क्या दिया जाता है? व्यास सम्मान दिया। बोलो जी, क्या कहा था? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान।
क्लियर है? अच्छा, ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, सिनेमा जगत का देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सिनेमा जगत के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए। एक 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 वो भी आता है कि भाई भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के को ही भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। नोट डाल के लिख सकते हो, भारतीय सिनेमा का जनक, भारतीय सिनेमा का जनक फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, किसे कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को कहा। दादा साहब फाल्के, इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। सिनेमा जगत का या कहे फिल्म इंडस्ट्री का फादर, इन्हीं को कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड सरकारी सेवा, जनसेवा, साहित्य, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है जी, इन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन थे? बोलो, कौन थे? विनोबा भावे थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली, बोलो, पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। मेरे बच्चे ये भी ध्यान रखना। चलिए, अच्छा, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? बोलो, ध्यानचंद पुरस्कार है। इसका पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ध्यानचंद पुरस्कार। मेरे बच्चा, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है और हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है ये। खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत में अगर कोई है तो वो ध्यानचंद पुरस्कार। क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा? कि खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार भारत में कौन सा है? आप आंसर क्या लगाओगे भाई? आप आंसर लगाओगे ध्यानचंद। क्वेश्चन आएगा, खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आप आंसर लगाना अर्जुन पुरस्कार। ये भी खेलों के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार नाम है, और सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया है। सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया, मेरे बच्चा ये देख लीजिए आप, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया यही है। क्या मेरे भाई? ध्यानचंद पुरस्कार और अर्जुन। विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब लास्ट स्लाइड आपके सामने रखने जा रहा हूं, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है द्रोणाचार्य। बोरलॉग पुरस्कार की अगर हम चर्चा करें तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार है। धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा आयुर्वेद के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, धन्वंतरी पुरस्कार। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कारों में से एक है। लिखा हुआ वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार कौन सा है? वो है भाई बीसी राय पुरस्कार। और भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों में से प्रमुख पुरस्कार कौन सा है? तो वो है मेरे बच्चा वन ऑफ द हाईएस्ट इंडियाज अवार्ड इन द साइंस, इन द फील्ड ऑफ साइंस, वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, जिसको शॉर्ट में भटनागर पुरस्कार लिखा हुआ।
वैसे पूरा नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है जी। चलिए, तो इस प्रकार से ये पुरस्कार हो गए खत्म। 50% भाग कंप्लीट हो गया पुरस्कार, 50% भाग करंट अफेयर्स पढ़ के कंप्लीट होगा। वर्ष 2025 में ये पुरस्कार किस किस को मिले हैं, इन चीजों को आपको याद करना होगा, तब जाकर क्वेश्चन आपके 100% पुरस्कार से बन जाएंगे। बोलो जी, क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका मेरे बच्चों। क्या हो चुका भाई? टॉपिक कंप्लीटेड, पुरस्कार नाम का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, शुरुआत में जो डेमो क्लासेस में मैंने कराए थे वो कराए थे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, एमिनेंट पर्सनैलिटीज नाम का टॉपिक के तहत भारत में प्रथम तथा विश्व में प्रथम, ये टॉपिक कराए थे आपको। क्या भारत में प्रथम तथा विश्व में प्रथम नाम के टॉपिक आपको कराए? बोले, ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो फटाफट से। अच्छा, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के तहत क्या भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम ही होगा? इसमें थोड़ी बहुत चीजें और भी ऐड हो सकती है, जैसे विभिन्न महापुरुषों के उपनाम, टाइटल्स ऑफ ग्रेट मेंस, ग्रेट वुमेन्स, और विभिन्न महापुरुषों के द्वारा दिए जाने वाले नारे, स्लोगन्स ऑफ ग्रेट पर्संस, ये भी आ सकता है यहां पर। इनसे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेरे बच्चा, सबसे पहले हम प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नाम के टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। विभिन्न महापुरुषों के उपनाम और उनके द्वारा दिए गए प्रमुख नारे, इन चीजों की चर्चा आपके साथ कर लें। ठीक है जी। चलिए, तो प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नाम के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, एमिनेंट पर्सनैलिटीज, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और मेरे भाई, प्रतिष्ठित व्यक्तित्व नाम के टॉपिक के अंतर्गत मैं आपके सामने रखता हूं, यहां पर देखिए एक पीडीएफ लगाता हूं मैं, और सबसे पहले प्रसिद्ध नारे, स्लोगन्स की चर्चा आपके साथ कर, जो विभिन्न महापुरुषों ने स्लोगन्स दिए, विभिन्न महापुरुषों के द्वारा, वो मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है जी। चलिए, तो भैया यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बताओ भाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? कौन सा नारा? करो या मरो का नारा। करो या मरो, डू और डाई, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी, आप सभी जानते हैं, अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन अंग्रेजों की बदमाशी देखते 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 इतने परेशान, इतने थक गए कि 1942 आते आते उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि भाई अब करो या मरो। अंग्रेजों से कहा, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ दो, हमें बस हमारे हाल पर छोड़ दो, चाहे हमें जापान जीत ले, चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, पर तुम जाओ यहां से। क्योंकि मेरे बच्चा, स्थिति ऐसी बन गई थी कि जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे उनको जापान जीतता चला रहा था, जीतता चला रहा था। गांधी जी को डर था कि इतने लंबे समय से हम अंग्रेजों से जूझ रहे हैं, और अगर जापान ने अटैक करके हमें जीत लिया तो फिर हमें शुरुआत से स्ट्रगल जापान से करनी पड़ेगी। जाओ, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें हर हाल में छोड़ दो। ये महात्मा गांधी जी का नारा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था।
हे राम, ये किसके अंतिम शब्द थे? महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी शहीद हुए थे, इसलिए 30 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष मेरे बच्चे शहीद दिवस के तौर पर मनाए, प्रतिवर्ष शहीद दिवस के तौर पर मनाया 30 जनवरी का दिन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद है, क्रांति अमर रहे। ये क्रांति अमर रहे का नारा मेरे बच्चा हसरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। लेकिन इसको फेमस किसने किया? भगत सिंह जी ने किया। इसे प्रसिद्ध करने की बात आएगी तो आंसर भगत सिंह जी होगा, शहीद भगत सिंह। मेरे बच्चा एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिनने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। उनके द्वारा इंकलाब जिंदाबाद के नारे को फेमस किया। असेंबली में बम फेंक दिया, जिससे अंग्रेज उनकी बातों को सुने, अंग्रेजों तक उनकी बातें पहुंचे। और बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद ये नारे देते रहे। वो कोई आतंकवादी तो ही नहीं थे, वो चाहते तो उस बम को बीच अंग्रेजों के बीच फेंकते और 10-20 अंग्रेज मारे जाते, लेकिन बस वो अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। भारतीयों की आवाज सुन लो, अब भारतीय सीधा नहीं रहा, बहुत सहन कर लिया, अब भारतीय पलट कर मारेगा बेटा, चले जाओ यहां से, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये नारा किसने दिया? भगत सिंह जी नहीं दिया। साम्राज्यवाद क्या है? एक देश के द्वारा शक्ति के बल पर दूसरे देश को गुलाम बना लेना, यही साम्राज्यवाद। जैसे अमेरिका ने शक्ति के बल पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अपहरण कर लिया, उनको उठा लिया, यही साम्राज्यवाद है। अरे चलो भाई, निकोलस मादुरो तुम्हारे यहां ड्रग्स की तस्करी करा रहे थे, तो अब तुम वेनेजुएला को क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? तुम्हारा निशाना तो तेल पे था बेटा, तुम्हारा निशाना कहीं और नहीं था, तुम्हारा निशाना केवल केवल तेल था। निकोलस मादुरो तुम्हारे निशाने पे नहीं थे। अभी मार्को रूबियो के नेतृत्व में कमेटी बनी हुई है, वो वेनेजुएला के नेतृत्व को कर रही है। बड़ी विडंबना है कि हम तेल वेनेजुएला से खरीदेंगे और हमारा पैसा अमेरिका के खाते में जाएगा, और उस खाते में जो पैसा जाएगा उससे वो चीजें खरीदेंगे वेनेजुएला के लोग। मतलब महंगी से जैसी वो देंगे वो उन चीजों को खरीदना पड़ेगा, फिर तो उनको महंगी देंगे ना, और देशों की तुलना में उनको महंगा प्रोडक्ट बेचेंगे, अपनी शर्तों में नचाएंगे। यही तो साम्राज्यवाद है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बेटा, एक ध्यान रखना, पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीनता में कभी सुख नहीं है। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। मेरे बच्चे, क्या स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। कांग्रेस के अनुनय विनय की नीति के कौन धुर विरोधी थे? बाल गंगाधर तिलक। रिक्वेस्ट की पॉलिसी जो कांग्रेस की शुरुआत में थी, उसकी शुरुआत से ही विरोधी थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। ये किसने गाया? किसका नारा था? मोहम्मद इकबाल का नारा था बेटा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था, एक महान क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं के नाम हैं
ऐसे महापुरुष, ऐसे महान नेता शायद ही धरती पे पैदा होते हैं जो देश और समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देते। आज के समय में इंसान बहुत स्वार्थी है, भाई भाई का साथ नहीं देता, भाई भाई के भले की कल्पना नहीं करता, लेकिन यहाँ तो देश और समाज के भले की कल्पना कर रहे हैं ऐसे महापुरुष को जन्म देने वाली जननी को नमस्कार है। मेरे बच्चा, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं कई चीज की, जय हिंद, इस नारे को किसने फेमस किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। जैसे अब हमारी क्लास खत्म होती है तो मैं क्या कहता हूँ? जय हिंद कहता हूँ कि नहीं कहता? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, किसने फेमस किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। मेरे बच्चा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बहुत बड़े महापुरुष थे, एक छोटी सी सेना लेकर इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दी सुभाष चंद्र बोस, और भारतीयों से आह्वान किया कि तुम बस मेरा साथ दो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था। वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा था मेरे भाई। बोलो जी किसका? दयानंद सरस्वती जी का नारा। भाई उन्होंने देखा कि समाज में कुरीतियां व्याप्त हो चुकी है, ऊंच नीच की भावना है, बहुत सारी कुरीतियों ने जन्म ले लिया, तो बोले कि इन कुरीतियों में, इन कर्म कांडों में मत फंसो, तो वेदों की ओर लौटो। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसका नारा था? श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये श्यामलाल गुप्त पार्षद जी का नारा था। बोलो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद पूर्ण स्वराज्य का नारा किसका था? जवाहरलाल नेहरू जी का नारा था, पूर्ण स्वराज्य। एक्चुअल में हुआ क्या कि साइमन कमीशन भारत आया और उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो भारत में उसका विरोध किया जा रहा था। अंग्रेज नाराज हो गए, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा काम करें, तुम फिर भी विरोध करते हैं। एक काम करो कि तुम ही एक ऐसा संविधान का ड्राफ्ट बना के हमें दे दो जिसे तुम्हारी सारी पार्टियां मान लें। कांग्रेस ने तुरंत मोतीलाल नेहरू समिति का गठन किया, और मोतीलाल नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें बहुत सारी डिमांड की गई। अधिराज्य का दर्जा मांगा गया, डोमिनियन स्टेट, जिसमें मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई। लेकिन मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल उसमें शामिल नहीं था। अब जब सर्वदलीय बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया उसका, बोले नहीं कुछ नहीं, इसमें तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल ही नहीं है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेज खुश हो गए, बोले देखा तुम्हारी समस्त पार्टियों ने ही तो नहीं माना तुम्हारा ड्राफ्ट। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि लोकतंत्र का मतलब 100% नहीं होता, लोकतंत्र में कोई भी प्रस्ताव 50% +1 की बहुमत से पास होता है। कांग्रेस बोली कि इसे 1 साल के अंदर पारित करो। अंग्रेजों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। तब जाकर मजबूरी में मध्य रात्रि 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहरा दिया और घोषणा कर दी कि आज के बाद कभी भी पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ भी कांग्रेस का लक्ष्य नहीं। तो मेरे बच्चा, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। आराम हराम है,
ये नारा किसका था? ये भी नारा जवाहरलाल नेहरू जी का था। ये बात बिल्कुल सही है, आराम हराम है। कुछ लोग दिन में भी सो जाते हैं, मौका मिलते ही सो जाते हैं, लेकिन आराम हराम होता है, सोना नहीं चाहिए। इस शरीर से जितना कष्ट उठा लोगे उतना ही बढ़िया है, क्योंकि भाई उतनी मेहनत करोगे उतनी तुम्हारी। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का नारा था, संपूर्ण क्रांति। इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, जेपी आंदोलन चलाया था। और मेरे बच्चा, पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, पहली बार बनी थी देश में गैर कांग्रेसी सरकार। बोलो जी, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। जनगण मन अधिनायक जय है, ये देश का राष्ट्रगान है। किसके द्वारा रचित हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित था। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने रचा था इसे। ये देश का राष्ट्रगान है, 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। बोलो जी, क्लियर है? Who lives if India dies? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। भाई हम सब मिलकर हमारा देश बनता है इंडिया। जाहिर सी बात है, अगर इंडिया को ही कुछ हो गया तो हम में से कौन जीवित रहेगा? हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वो लाल बहादुर शास्त्री। इसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और ये नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी। लिख लो इस चीज को, जय जवान जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, और जय विज्ञान, जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ये नारा किसका था? अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। अटल बिहारी वाजपेयी जी। बोलो, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका नारा था ये, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और जय जवान जय किसान ये किसका नारा था? ये जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम। कर मत दो लगान मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था 1930 ईस्वी में। भाइयों बहनों, तब इन्हें अवज्ञा आंदोलन चल रहा था देश में, तब इन्हें अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। जगह जगह पर अंग्रेजी कानूनों का विरोध किया जा रहा था, वो भी अहिंसात्मक तरीके से। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नारा दिया, कर मत दो लगान मत दो। बोलो, कर मत दो लगान मत दो। इससे क्या अंग्रेज को घाटा होगा और अंग्रेज हमारी बात मानने के लिए बेबस होगा। वहीं मेरे बच्चे एक नारा दिया गया, मारो फिरंगी को। मंगल पांडे जी ने कहा था। एक हिंदू के लिए गाय मां के समान होती है, और गाय की चर्बी लगे कार्टून को मुंह से खोला जा रहा था। मंगल पांडे जी पे ये चीज सहन नहीं हुई, उन्होंने आह्वान दिया, मारो फिरंगी को। दो चार गोलियों से तो अंग्रेज अधिकारियों को, दो चार अंग्रेज अधिकारियों को खुद नहीं लुढ़का दिया। और वहीं से 1857 की क्रांति शुरू हुई। हालांकि एक क्रांति संगठित तरीके से बाद में शुरू होनी थी, लेकिन मंगल पांडे जी ने इसकी शुरुआत कर दी। और मेरे बच्चे, ये नारा अगर आपसे पूछा जाता है कि मारो फिरंगी को, किसका नारा था? तो मंगल पांडे जी का। वंदे मातरम।
बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। देश का राष्ट्रगीत है। क्या है देश का राष्ट्रगीत है मेरे भाई? अभी राष्ट्रगीत के संबंध में कुछ गाइडलाइंस जारी की गई, नई गाइडलाइंस है। हमारे देश में ही एक तबका जो है वंदे मातरम से ही क्या करता है, एलर्जी रखता है, जबकि एलर्जी रखना सही नहीं है। तो मेरे बच्चा नई गाइडलाइंस जारी की गई और नई गाइडलाइंस क्या है? नई गाइडलाइंस है कि सार्वजनिक मौकों पर वंदे मातरम हर हाल में होगा और राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। जब भी वंदे मातरम गाया जा रहा होगा तो जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित होंगे सभी व्यक्तियों को खड़ा होना होगा और वंदे मातरम गाने का जो समय निर्धारित किया गया वो 3 मिनट 10 सेकंड रखा गया। जैसे राष्ट्रगान गाने का एक आदर्श समय 52 सेकंड है, ऐसे वंदे मातरम को गाने का एक आदर्श समय 3 मिनट 10 सेकंड। ये अभी अभी गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइंस आई है। 8-10 दिन हुए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट वीडियो चैनल पर अपलोडेड, आप देख सकते हैं। आपके भले के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं, हर समय तैयार रहता हूं। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। ये नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय जी ने इसको फेमस किया था। साइमन कमीशन भारत आया, भारतीयों के बारे में जानकारी पता करनी थी भाई बहनों, और इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसीलिए भारतीय जनता ने इसका विरोध प्रारंभ किया। जहां भी ये साइमन कमीशन गया, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे, अभूतपूर्व हड़ताल, शमशान सड़कें, इनसे साइमन कमीशन का स्वागत किया गया। भाइयों बहनों, एक महापुरुष थे लाला लाजपत राय, इस साइमन कमीशन का विरोध करते हुए उनके सिर पर लाठी का प्रहार किया गया, इससे वो घायल हो गए और उनके मुख से जो अंतिम शब्द निकले वो यही थे कि मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश ताबूत के लिए कील साबित हो। ताबूत क्या होता है? जिसमें डेड बॉडी रखी जाती है, वो डिब्बा, उसको ताबूत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ताबूत कहते हैं उसको। तो मेरे बच्चे, ये शब्द किसके थे? ये अंतिम शब्द थे लाला लाजपत राय के, अंतिम शब्द। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित। ये किसने कहा था? ये लाला लाजपत राय जी ने। तो मेरे बच्चे, इसी के साथ आज की इस क्लास का मैं समापन करूंगा। दी एंड। इतनी चीजें मैंने कराई हैं आप लोगों को, आप अच्छी तरीके से इन चीजों को याद करते चलना, इन चीजों को तैयार करते चलना है। हाँ मेरे बच्चे, अब हमारी मुलाकात कब होगी? अब हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी और नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, विल बी ऑन मंडे। नेक्स्ट क्लास कब होगी जी? मंडे को होगी। कब होगी जी? मंडे को होगी। क्लियर है जी? कल क्लास नहीं होगी सैटरडे को, मैं हर सैटरडे को नहीं कह रहा, लेकिन कल क्लास नहीं होगी। और विशेष तौर पर मेरी क्लास स्टैटिक जीके की नहीं होगी, बादवा की क्लासेस में जो अब रिलेटेड टीचर है वो बताएंगे, वो क्लास लेंगे, लेकिन मेरी क्लास कल नहीं। ठीक है जी? विशेष जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है जसवंत सिंह जी, इसलिए कल मैं क्लास नहीं। और क्लास से पहले अगर क्लास नहीं हो तो सूचना आप लोगों को देना बहुत जरूरी है, इसीलिए सूचना जो है जनहित में मैंने जारी। अब मैं इस क्लास का समापन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।